हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ है। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा तो हमारे बातों को ज़्यादा गौर करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा और कुछ चीज़ों को लिखूँगा, क्योंकि सारा चीज़ एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता किन किन आधारों पे लगाया जा सकता है उसको हम देखेंगे। पहला आधार है स्रोत, जो है हमारा पहला अप्रत्यक्ष स्रोत। अब देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या चीजें हैं। इसमें हमको देखना है घनत्व, देखना है, इसमें देखना है दाब और ताप, यानी कि आपका डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। इनके आधार पे हम पता करेंगे कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक उसकी संरचना कैसी है। दूसरा है हमारा प्रत्यक्ष स्रोत। अब देखिए प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या चीजें हैं। इसमें है हमारा ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंड। तीसरा हमारा स्रोत है पृथ्वी का निर्माण, जन्म या उत्पत्ति के आधार पर। देखिए यहाँ पे तीन मैंने स्रोत डाला है। अप्रत्यक्ष स्रोत में हमें घनत्व और दाब और ताप, इन तीनों के आधार पर हमें पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। दूसरा है हमारा प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत इसलिए कहते हैं कि इसको हम लोग देख सकते हैं और इससे देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो अप्रत्यक्ष स्रोत है, घनत्व, दाब, ताप, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये वैज्ञानिक शोध के आधार पे पता किया गया है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, इसके आधार पे, अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पे। अप्रत्यक्ष स्रोत जो है इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग लैब में टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट करने के बाद, परीक्षण करने के बाद हम पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसे उसकी बनावट है, जो कि सेम इसी तरीके से हुई होगी। तीसरा जो है पृथ्वी के निर्माण, जन्म या उत्पत्ति के आधार पे हम यह पता लगा चुके हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनकी बनावट कैसी है। उसी चीज को हमें देखना है। जैसे हम पहला लेते हैं अप्रत्यक्ष का स्रोत का घनत्व। अगर हम यहाँ पे पहला लेते हैं घनत्व, अब घनत्व के हिसाब से समझते हैं, डेंसिटी के हिसाब से समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो अभी तक जो, अगर हम अपने पृथ्वी की अगर त्रिज्या की बात करें, ये हमारी पृथ्वी है और इसकी हम त्रिज्या की बात करें, जो रेडियस है पृथ्वी का, वो है 6371 किलोमीटर। जो हमारी पृथ्वी का रेडियस है, यानी कि इसकी अगर त्रिज्या की, इसका व्यास का बात किया जाए डायमीटर का, तो बस इसका हम अगर डबल कर देंगे तो इसका व्यास आ जाएगा। तो हमें अभी त्रिज्या से ही समझ करके आगे चलना है, क्योंकि त्रिज्या और व्यास इसका डबल हो जाएगा तो व्यास हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी का त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, यानी कि अगर हम बाहर से पृथ्वी के एकदम कोर तक, यानी कि उसके मिडिल सेंटर तक जाएं, अगर बाहर से पृथ्वी के ऐसे बीच तक जाएं, तो हमें कितना चलना होगा? 6371 किलोमीटर अंदर जाना होगा। ठीक है, तो इसमें एक और चीज देखते हैं। अभी तक हम पृथ्वी के अंदर कहाँ तक जा चुके हैं उसकी बात कर लेते हैं एक बार। जैसे कि कोयला खदानों में अगर वहाँ पे खुदाई का जो काम हुआ है, उसमें ज़्यादातर हम लोग 3 से 5 किलोमीटर तक अंदर प्रवेश किए हैं। ठीक है, और तेल शोधक कार्यों में, यानी जहाँ पे तेल निकालने की प्रक्रिया होती है, वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं, हम मोटा मोटी 10 से
12 किलोमीटर तक अंदर गए हैं पृथ्वी के। ठीक है, तो अभी तक इतना जो है ऊपर से अंदर तक जा चुके हैं किसी न किसी कार्य से। कोयले के खदानों में 3 से 5 किलोमीटर तक अंदर जा चुके हैं। तेल शोधक कार्यों में जहाँ से तेल निकाली जाती है पृथ्वी के अंदर से, वहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं। तो ये अभी तक का जो हमने अंदर सफ़र किया है वो इसकी दूरी को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह जो दूरी है 6371 किलोमीटर, इसके आगे ये दोनों दूरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए हम बात कर रहे हैं घनत्व का। हम बात कर रहे हैं घनत्व का कि कैसे है। अब देखिए, हमारी पृथ्वी जो है इसके 3 लेयर हैं, आपको पता है। ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट, मिडिल वाले को बोलते हैं मेंटल, और अंदर वाले को बोलते हैं कोर। ठीक है, हमारे पृथ्वी के 3 लेयर हैं, तीनों लेयर का अलग अलग घनत्व है। अब जैसे यहाँ पे पहले देखते हैं हम क्रस्ट का, अगर हम डेंसिटी देखें, डी से हम डेंसिटी दर्शा रहे हैं, घनत्व दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम क्रस्ट का डेंसिटी देखें तो क्रस्ट का डेंसिटी है 2.99 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्रस्ट का है। अगर मेंटल का हम देखें, मेंटल का अगर हम डेंसिटी देखें, घनत्व देखें, तो इसका है मोटा मोटी यहाँ लिख दिया जाता है 2.99 से 4.4 तक, और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा इसका ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दो का हमने घनत्व देखा कि हमारा जो क्रस्ट का जो घनत्व है, क्रस्ट क्या है हम अभी आगे बात करेंगे। क्रस्ट जो है पृथ्वी के सबसे बाहरी भू परपट्टी है, इसको हम लोग भू परपट्टी बोलते हैं। यानी कि धरातल है बाहर पे, जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, पृथ्वी की बाहरी जो सबसे आवरण है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में भू परपट्टी कहते हैं। उसी पे सारी चीजें हैं, महाद्वीप है, महासागर है, यानी कि महाद्वीप में देश होंगे, यानी कि जितने भी देश है वो महाद्वीप में है, और महासागर यानी कि ये दोनों चीजें हम लोग जहाँ निवास करते हैं, हम लोग का जो स्थल खंड है वो कौन सा है, भू परपट्टी है, क्रस्ट है। तो क्रस्ट का यहाँ पे 2.99 देख रहे हैं। और अगर हम पृथ्वी का, अगर पृथ्वी का औसत, अगर हम औसत घनत्व निकाले टोटल पृथ्वी का, तो वो है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, ये हम औसत जो है ये तीनों का निकाले हैं हम लोग, टोटल क्रस्ट, मेंटल और कोर। यहाँ पे जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसका हम टोटल का निकाल रहे हैं पृथ्वी का औसत घनत्व। औसत का मतलब क्या होता है, कुल का, सभी का। तो औसत घनत्व हमें पता है कितना है, 5.5 है। तो कहने का मतलब कि यहाँ तो 2 का हमने देख चुका कि क्रस्ट का इतना है, मेंटल का इतना है, तो मान के चलिए जो बच गया कौन सा, कोर है। तो कोर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तभी तो औसत में 5.5 है। यानी कि जो कोर का घनत्व है, कोर का जो डेंसिटी है वह है 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों का हमने देख लिया कि कितना कितना है। देखिए, कोर का क्रस्ट का देख लिया, मेंटल का देख लिया, कोर का देख लिया, तीनों का अलग अलग डेंसिटी है। कहने का मतलब कि अगर हम क्रस्ट से मेंटल को जाएंगे, मेंटल, और मेंटल से कोर की तरफ जाएंगे, यानी कि बाहर से अंदर, यानी कि ऐसे बाहर से अंदर को तरफ जाएंगे, तो डेंसिटी क्या हो रही है, घनत्व बढ़ रही है। यानी कि घनत्व जो है वह क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे हमें पता चल रहा है, ये लॉजिक है, इसको समझना होगा। इससे हमें पता चल रहा है कि बाहर से अंदर जाने पे पृथ्वी का घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर यहीं से हम यहाँ देखते हैं, इधर की तरफ आते हैं। अगर घनत्व बढ़ रहा है, अगर घनत्व यानी कि डेंसिटी जो है बढ़ रहा है, तो अंदर की तरफ
दाब भी बढ़ेगा। सिंपल सा बात है कि अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। डेंसिटी करने का मतलब ज़्यादा दबेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। किसी चीज़ को ज़्यादा भारी हो जाना या दब जाना, उसी को कहते हैं कि डेंसिटी में ज़्यादातर वो बढ़ोतरी हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर भी होगा, दाब भी बढ़ेगा। तो उसी चीज़ को हम कह रहे हैं यहाँ पे कि दाब भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे दाब को देखते हैं कैसे बढ़ेगा दाब। यहाँ हम सेकंड लेते हैं दाब। जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, तो इसको हम देखते हैं क्या होता क्या है कि बाहरी चट्टानों से क्या हो रहा है, बाहरी चट्टानों से क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ क्या हो रहा है, अंदर के भाग जो है दब रहे हैं। यहाँ पे पृथ्वी पे क्या है, चट्टाने हैं, बाहर भी हैं और कुछ अंदर भी हैं। तो वो क्या करेंगी कि भार लगेगा, बाहर से क्या होगा, यहाँ पे एरो को जो मैंने दर्शाया है, बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा, भार लगेगा, यानी कि दाब लगेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बाहर से ज़्यादा अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्या होगा, इससे हमें पता चल रहा है कि बाहर से ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, अंदर होगा। कैसे, यहाँ पे हम देख रहे हैं पृथ्वी पे जितनी भी चट्टानें हैं वो क्या करेंगी, अंदर की तरफ बल लगाएंगी, क्योंकि ये तो इसी पे पृथ्वी पर ही स्थित है। तो जो पृथ्वी पे है वो कहाँ दबेगी, नीचे ही दबेगी। जैसे किसी गोल वस्तु पे अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो उसका भार कहाँ लगेगा, उसके केंद्र की तरफ, चारों तरफ से केंद्र की तरफ। तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, महाद्वीप हमारा स्थित है। सभी महाद्वीपों पे क्या है, चट्टान, पर्वत, पहाड़ हैं। तो उनका भार कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ऐसे सेंटर की तरफ लगेगा। यहाँ पे कोर की तरफ जो है इसका भार लगेगा, बल लगेगा। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें अंदर की तरफ, यानी कि क्रस्ट से हम लोग, क्रस्ट से अगर मेंटल जाते हैं और मेंटल से अगर कोर आते हैं, कोर, कोर यानी कि ये मिडिल वाला भाग, ये ठीक है, यहाँ कोर तक आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि दाब में, दाब यानी कि प्रेशर में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। ये एरो ऊपर का मतलब बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दाब बढ़ रहा है। तो दो चीज़ यहाँ पे देखें कि घनत्व कैसे बढ़ रहा है बाहर से अंदर जाने पे, उसी तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दाब कैसे बढ़ रहा है बाहर से अंदर के तरफ जाने पे। बाहरी चट्टानों के दबाने से, उनके बल के कारण अंदर के तरफ क्या होगा, केंद्र की तरफ हाई प्रेशर लगेगा वो। तो क्या होगा कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे दाब में परिवर्तन होगा, बाहर कम होगा, उसके बाद मिडिल वाले में ज़्यादा होगा और बीच वाले में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम इसको मिटाते हैं, फिर हम बात करते हैं अपना। हम लोग दो चीज़ देख लिए, घनत्व देख लिए, दाब देख लिए, और टेम्परेचर की बात करते हैं। देखिए अगर हम ताप की बात करें, ताप, टेम्परेचर की बात करें, तो कैसे बाहर से अंदर टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमने कहा, पहले लिखवाया था कि पृथ्वी पहले क्या था, पृथ्वी के जन्म के आधार पे, है ना, पृथ्वी के उत्पत्ति के आधार पे देखें हम, उत्पत्ति के आधार पे अगर हम देखें तो हमें क्या पता चलता है, पृथ्वी जब पहले, पृथ्वी जब बनी थी तब वो बिल्कुल आग का गोला था। इस पे हम लोग एक अलग सा चर्चा करेंगे। पृथ्वी का उत्पत्ति का 10 से 20 मिनट का एक क्लास लेंगे जिसमें सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं कि पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ था तो वो आग का बिल्कुल गोला था, धधकता हुआ गोला था। तो अगर यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है,
क्या है, ये पृथ्वी है, ये तीनों इसके लेयर हो गए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये जब पृथ्वी पहले आग की गोला रही होगी, तो जब ये पृथ्वी ठंडी हुई होगी, कुछ समय बाद तो पृथ्वी ठंडी हुई, तभी तो जीवन का अस्तित्व इस पे बना है। तो जब यह पृथ्वी ठंडी हुई होगी, तो पृथ्वी ठंडा होने का जो इसका एरिया है, किधर से ठंडा हुआ होगा, वो तो हम अनुमान लगा सकते हैं। पृथ्वी जब ठंडा हुई होगी तो सबसे पहले बाहरी आवरण क्रस्ट ठंडा हुआ होगा चारों तरफ से। ये क्रस्ट का जो भाग है ये ठंडा हुआ होगा। क्यों ठंडा हुआ होगा, आप सिंपल सा देख लीजिए। अगर किसी गोल वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका बाहरी आवरण पहले ठंडा होता है और मिडिल वाला बाद में होगा। क्यों होगा, उसका बाहरी आवरण जो है वायुमंडल के संपर्क में है, तो वह जल्दी ठंडा होगा, और अंदर वाला क्या है कि वो बिल्कुल अंदर है, कॉम्पैक्ट है, तो वो बाद में ठंडा होगा। इससे हमें क्या तात्पर्य होता है कि इधर जो क्रस्ट है वो पहले ठंडा हुआ होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर अंदर वाले से थोड़ा कम होगा। इसका टेम्परेचर अंदर वाले से क्या होगा, थोड़ा कम होगा। उसी तरीके से अगर हम मेंटल की बात करें, यहाँ पे अगर हम मेंटल की बात करें तो इसका टेम्परेचर बाहर वाले से ज़्यादा होगा या और अंदर वाले से कम होगा, यानी कि बाहर वाले से कम ज़्यादा होगा और अंदर वाले से कम होगा। उसी तरीके से अगर हम कोर की बात करें, ये मिडिल वाला, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत हाई रहा होगा। क्यों रहा होगा, उसको आप यहाँ पे समझे हैं कि बाहर वाला पहले ठंडा हुआ होगा, फिर बीच वाला ठंडा हुआ होगा, उसके बाद लास्ट वाला ठंडा हुआ होगा। कौन सा, कोर। यानी कि अगर बाहर से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पे सिंगल टेम्परेचर, डबल, यहाँ पे ट्रिपल, यानी कि बाहर से अंदर जाएंगे पृथ्वी की तरफ तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ रहा है। वैसे फिगर ये नीचे है, लेकिन ऊपर की तरफ एरो दर्शा दिए हैं कि ये बढ़ रहा है। एरो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ने का निशान देता है। ठीक है, ये तो एक सिद्धांत हो गया पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा हम देखते हैं, ये इसको हम पहला लिख लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। दूसरा यहाँ पे लिखते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि कोर से, क्रस्ट से मेंटल और कोर तक, यानी कि अंदर जाने में, क्रस्ट से मेंटल और कोर अंदर तक आने में क्या होता है कि हर एक 32 किलोमीटर पे क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ोतरी होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है। अगर हम क्रस्ट से मेंटल और कोर तक आए तो हर एक 32 किलोमीटर पे, यानी कि 32 चला, फिर 32, फिर 32, फिर 32, तो हर एक 32 पे क्या होगा कि 1-1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है, होता है कि बढ़ता है। ये वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है। उसके बाद जब वही जो है 100 किलोमीटर पे आएगा, 100 किलोमीटर पे आएगा, तब वहां से क्या हुआ कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है, सेंटीग्रेड जो आपका टेम्परेचर बढ़ना चालू करता है। फिर वही वापस से अगर 300 किलोमीटर पर चल जाए पृथ्वी के अंदर, तो पुनः दोबारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर 32 किलोमीटर पर बढ़ता है। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर जो है बाहर से अंदर जा रहे हैं, यानी कि क्रस्ट से मेंटल और कोर जा रहे हैं, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ने का कैसे सिद्धांत मिला है हमें कि हर एक 32 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर जाने पे क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता है। वो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो 32 से लेकर के 100 के पहले तक जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। उसके बाद जैसे ही 100 किलोमीटर पर पहुंचेंगे तो वहां से क्या होगा कि 100 के बाद 132, फिर 132 के बाद फिर 32 करते करते अगर हम 300 के पहले तक पहुंचेंगे तो इसके बीच में जो टेम्परेचर का बढ़ने का जो डिग्री होगा वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। वही जब हम 300 पे आ जाएंगे तो वापस से फिर हर एक 332, फिर 332 के बाद 32 करते नीचे जाएंगे तो 1-1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ने को मिलता है। यानी कि टेम्परेचर शुरुआत में कैसे बढ़ता है, फिर 100 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फिर 300 के बाद 32 किलोमीटर जाएंगे नीचे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का बढ़ोतरी होता है। तो इससे हम देख रहे हैं कि ऊपर से अंदर जा रहे हैं तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रस्ट से मेंटल और मेंटल से कोर जाने में, यानी कि बाहर से अंदर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है। यानी कि हमने तीनों चीज देख लिया और तीनों चीज में हमने एक ही चीज सीखा
कि टेम्परेचर हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे प्रेशर हो, हम बाहर से अंदर जाएंगे, पृथ्वी के क्रस्ट से मेंटल और कोर तक जाएंगे तो क्या होता है कि यह बढ़ता है, तीनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज हम लॉजिक जो है समझ गए। फिर इसमें एक और है, ये पहला दूसरा टेम्परेचर का समझे, तीसरा भी एक है आधार जिसको समझ लेना है जो कि जरूरी है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 तीन लेयर देख रहे हैं आप, क्रस्ट का है, मेंटल का है, कोर का है। तो तीनों लेयर जब आपस में ऐसे, ये तीनों लेयर मैंने यहाँ पे बना दिया, तो तीनों लेयर जो है ना मूव करता है, ये क्रस्ट का भी, मेंटल का भी और कोर का भी। तो तीनों लेयर जब आप घूमेगा तो तीनों लेयर का जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे तीनों लेयर आपस में मिलेंगे, यानी कि क्रस्ट जो है मेंटल से मिलेगा, मेंटल जो है कोर से मिलेगा, तो जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे घर्षण होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्यों होगा, क्योंकि तीनों लेयर का चलने का गति जो है, तीनों लेयर का चलने का गति एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। अगर एक समान रहता तो क्या होता कि किसी में भी घर्षण नहीं होता, वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में जो है ये तीनों चल रहे होते हैं, लेकिन तीनों के चलने का जो गति है एक समान नहीं है। वो नहीं होने के कारण क्या है कि हर एक लेयर का टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर अलग अलग है, इसलिए इनकी चाल है जो है अलग अलग होंगी। इसी कारण से यहाँ पे क्या होगा, घर्षण होगा। इसी घर्षण से क्या होती है कि यहाँ पे हाईली ऊर्जा प्रोड्यूस होगा, निकलेगा, और इसी ऊर्जा से क्या होगा, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बनेगा। यानी कि यहाँ पे तीन चीज हम देख लिए, तीन चीजों को आधार बना लिए टेम्परेचर का, कि अंदर से बाहर से अंदर आने पे कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले पृथ्वी के उत्पत्ति के आधार पे देख लिए, फिर वैज्ञानिकों के शोध के आधार पे देख लिए कि बाहर से अंदर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर तीनों प्लेटों में घर्षण के कारण हम देख लिए कि तीनों जो लेयर हैं, तीनों लेयर में घर्षण के कारण भी टेम्परेचर बढ़ रही है। इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे अगर हम तीनों लेयर को ड्रॉ करें तो यहाँ देख रहे हैं बाहरी लेयर का टेम्परेचर दूसरा, ये तीसरा, यानी कि बाहर से अंदर जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे घनत्व यानी डेंसिटी यानी डी, बाहरी लेयर का, दूसरी लेयर का और तीसरी लेयर का अंदर जाने पे बढ़ रहा है। उसी तरीके से प्रेशर, बाहरी लेयर का, दूसरी लेयर का और तीसरी लेयर का बाहर से अंदर जाने पे बढ़ रहा है। इसका कहने का मतलब कि अगर हम बाहर से अंदर को आएंगे, यानी कि क्रस्ट से हम लोग कोर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि अंदर, बाहर से अंदर जाने पर जो है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इस कोर का जो टेम्परेचर होता है, इस कोर का, ये रेड वाला पार्ट है कोर, यानी कि इस कोर का मिडिल सेंटर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है कोर में टेम्परेचर। ठीक है, बाहर से ज्यादा अंदर टेम्परेचर है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस इसका जो टेम्परेचर होगा, यह टेम्परेचर क्या करेगा, इसमें जितनी भी मौजूद चीजें हैं, जो ठोस, इसमें ठोस में जो चीजें मौजूद होंगी, जो भी इसमें सॉलिड मौजूद होगा ठोस, उसको ये क्या करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, लिक्विड बना देगा। आप समझिए कि कोई भी 6000 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज आपको ठोस नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपवाद है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि सेंटर में 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बावजूद भी अंदर में क्या है कि ठोस है, यानी कि कुछ द्रव भी होंगे लेकिन ठोस ज्यादा मात्रा में है। वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन। इसके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लोहा। आपको पता है कि लोहा का जो घनत्व 8 होता है, लोहा का घनत्व 8 होता है, लेकिन हम लोगों ने कोर का घनत्व पढ़ा है कितना, अभी 11 से 13। क्यों, क्योंकि लोहा के अलावा कुछ और भी तत्व और पदार्थ इसमें मौजूद होंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अंदर की चीजें, लोहा और अन्य चीजों को गल जाना चाहिए, लेकिन गलता नहीं है। क्यों नहीं गलता है, इसलिए क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है। बाहर से अंदर की तरफ क्या है, ये प्रेशर जो है, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर इतना ज्यादा है
कि इसको गलने नहीं देगा। क्यों नहीं गलने देगा? आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ठोस पदार्थ को गलने के लिए उसको आयतन की जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है, लेकिन ये इतना ना हाई प्रेशर है बाहर से अंदर जाने पे कि उसको एकदम से दबा के रखा हुआ है। जब दबा रहेगा तो अंदर की चीजें गलेगी नहीं, वो ठोस ही रहेगा, क्योंकि उसको फैलने का जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ये भी जान गए कि अंदर की चीजें जो है वह गलती क्यों नहीं है, हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर क्या करेगी, उसको दबा के रखेगी, फैलने नहीं देगी। तो ये आपको एक कंसेप्ट मिल गया कि अंदर क्यों नहीं गलता है। तो मेरे बात को सुनने के साथ साथ आप इसको लिखने का भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इसको लिख नहीं सकते हैं, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसको जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं आप उसको कॉपी में एकदम लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आप समझ गए टेम्परेचर का टोटल फंडा क्या है, आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक स्वेस का वर्गीकरण है। स्वेस एक वैज्ञानिक है, भूगोल वैज्ञानिक। स्वेस का वर्गीकरण, इसमें जो है आपको पृथ्वी का जो है जो वर्गीकरण आज हम देखते हैं, क्रस्ट से आपका ये क्रस्ट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं भू परपटी। ये जो है इसका, इसमें क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। सियाल मतलब क्या है, यहाँ पे सिलिका है और क्या है, एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम मौजूद है पहले लेयर में, क्रस्ट वाले में। और इसका डेंसिटी आपको पता है कितना है, 2.99 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये क्रस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम मेंटल को देखेंगे, ये क्रस्ट बाहरी लेयर, ये मेंटल को अगर हम देखेंगे तो मेंटल में जो भी है चीज़ें उसको हम लोग देखते हैं। मेंटल में, मेंटल को बोलते हैं सियाल, इसको बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। ठीक है, सीमा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको, इस लेयर को सीमा इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या मौजूद है, एस आई। एस आई से यहाँ पे क्या हो गया, एस आई सिलिका, और एम ए क्या है, मैग्नीशियम मौजूद है। इसका जो डेंसिटी है वो कितना है, 2.99 से 4.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यानी 3 है यहाँ पे। तो इसमें देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद है मेंटल में, आपने यहाँ पे देखा। इसको सीमा इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम की बहुत वो है, उपस्थिति है। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे कि जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं हमेशा कि सियाल में जो है सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुत अधिकता है, लेकिन इसके अलावे भी यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा उपस्थिति है, जो कि ये कभी कभी किसी रेयर क्वेश्चन में आ जाता है कि इनके अलावे और कौन से तत्व वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि जितना मात्रा सिलिका एल्यूमिनियम का है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा यहाँ पे हमारे क्रस्ट में जो है किसका है, ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, मेंटल को देख लिए। अब हम देखते हैं कोर को, ये अंदर वाला। ठीक है, कोर को हम लोग बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे, यानी कि Ni से क्या हो गया, निकेल, और Fe से क्या हो गया आपका, Fe से हो गया आयरन, लोहा। यानी कि कोर में क्या मौजूद है, निकेल और लोहा बहुत ज्यादा मौजूद है। यानी कि लोहा और निकेल होने के कारण कोर में घनत्व ज्यादा होगा, इससे भी हमें पता चलता है। तो आप चीजों को ऐसे सोचेंगे कि क्यों घनत्व ज्यादा है, क्योंकि उसमें लोहा है केंद्र में। ठीक है, अब इसका डेंसिटी भी देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोहा मौजूद है। यानी कि 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आपको मौजूद है। तो ये आप 2 चीज 3 चीज देख लिए। ये वनडे पेपर में काफी बार पूछा जाता है इसको आपने
कवर करना है। ठीक है, इसको आपने देख लिया, समझ गए क्रस्ट में क्या है, मेंटल में क्या है और कोर में क्या है। इसको अब हम लोग हटा देंगे। अब थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग मेन और चीज़ें को देखेंगे कि और क्या चीज़ें हमें देखना है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये क्या है, केंद्र है। ये क्या है, केंद्र है। और यहाँ से हमारी त्रिज्या जो है, रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर। ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। तो अगर इसी पृथ्वी से हम एक तरबूज के तरह एक स्लाइस काट के यहाँ से निकाल लें, ये जो स्लाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमने ये त्रिभुजाकार स्लाइस बनाया है, इसी स्लाइस को अगर काट के हम लोग इधर निकाल दें और इसे यहाँ पे हम ड्रॉ करें, यहाँ पे हम अगर उसी चीज़ को ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे उसको देखिए। ये पृथ्वी के स्लाइस को हम बाहर निकालनी है समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर यहाँ पे 2 लेयर देख रहे हैं, ये दोनों लेयर क्रस्ट के ही हैं, लेकिन ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अपर क्रस्ट, इसको बोलते हैं लोअर क्रस्ट। यानी कि ये दोनों पार्ट जो है क्रस्ट का है, तो क्रस्ट का 2 लेयर होगा, एक अपर होगा एक लोअर होगा। अब देखिए इसका क्रस्ट का जो दूरी होता है वह कितना होता है, यहाँ पे देख रहे हैं हम 32 किलोमीटर तक होता है। क्रस्ट का जो दूरी है वो कितना है, 32 किलोमीटर। इसी क्रस्ट पे, क्रस्ट क्या है, भूपर्पटी है हमारा, क्या है, यह भू परपटी है जिसपे हम लोग निवास करते हैं। इसी क्रस्ट पे क्या होता है कि हमारे महाद्वीप हैं और क्या है, समुंदर है। देखिए इस पे जो है ये महाद्वीप है, ऐसा वाला जो कर रहे हैं वो महाद्वीप है, और ये क्या है, हमारे सागर है, हमारे समुद्र है। ठीक है, ये क्या है, महाद्वीप है, इसी पे हम लोग निवास करते हैं, इस भूपर्पटी पे। ठीक है, तो आपने देख लिया ये महाद्वीप है और ये महासागर है। तो यहाँ से अगर अब और हम नीचे आएंगे तो हमारे भूपर्पटी क्रस्ट के नीचे एक और मंडल होता है, यहाँ पे ऐसे ये जो होता है, इसमें जो है अर्ध तरल पदार्थ मौजूद होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो वाला है इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, यानी कि एस्थीनोस्फीयर, अंग्रेजी भी याद रखेंगे, एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। ये दुर्बलता मंडल है। इसमें क्या है, इसमें जो है आपका इसमें जो है अर्ध तरल पदार्थ है। यानी कि अर्ध तरल कहने का मतलब कि तरल तो है लेकिन आधा तरल है, बिल्कुल लिक्विड नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, और इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है वो होगी 120 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इसको हम कहेंगे अपर मेंटल। क्या कहेंगे, अपर मेंटल। ऐसे नीचे वाला क्या हो जाएगा, लोअर मेंटल। नीचे वाला क्या हो जाएगा, लोअर मेंटल। फिर अगर हम इसके नीचे आएंगे ऐसे, तो मेंटल का हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अपर यहाँ पे कोर, और फिर इसके नीचे जाएंगे तो ये लोअर कोर है ना। ये अपर नहीं, इसको अपर हो गया, इसको आउटर लिखते हैं, ये अंदर हो गया ना, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। ठीक है, तो देखिए सबकी हम यहाँ पे दूरी दर्शाते हैं। ये जो है 700 किलोमीटर तक है। ठीक है, फिर 700 के बाद ये आता है आपका 2900 किलोमीटर। फिर यहाँ आता है आपको 5150 किलोमीटर, ये वाला। ठीक है, और फिर आपको पता है
कि हमारे कोर का यानी कि त्रिज्या जो है लास्ट कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यही लाइन तो है यहाँ पे, ये क्या है, कोर है, कोर का बिंदु है, यानी कितना है 6371, कितना है जी 6371 किलोमीटर, यानी कि अपने फाइनल दूरी पे हम चलें। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारे पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो किस तरीके का है, हमारे प्रॉपर्टी और अपर मेंटल, यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, ये देखिए अपर मेंटल है और लोअर क्रस्ट है, इन दोनों के बीच में एक मंडल पाया जाता है जिसको हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं, इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो चीज़ें मौजूद होती हैं वह क्या होता है कि अर्ध जो है, इसमें जो है अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है। वो पदार्थ क्या होता है, उसी का नाम है आपको मैग्मा। क्या नाम है, मैग्मा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि मैग्मा कहाँ मौजूद है, तो स्फीनोस्फीयर में मौजूद होता है। और पूछा जाए कि स्फीनोस्फीयर का पोजीशन कहाँ है, तो आप कहेंगे लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मौजूद होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो ये हमारा ये जो क्रस्ट है, वो ऊपर वाला जो भूपर पट्टी है, इसके चलने के कारण क्या होता है, जब ये क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट क्या है, प्लेटें ही हैं, यानी कि हमारे ये ऐसे प्लेट होते हैं। देखिए ये जो है, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स की क्लास कल से हम लोग करेंगे। तो ये क्या हो गई, ये प्लेटें हो गई, ये प्लेटें हैं। क्या है, ये प्लेटें हैं। टोटल 8 प्लेटें हैं बड़ी, टोटल 8 बड़ी प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, इसी प्लेट का हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये प्लेट जो है कहीं कहीं ऐसे भी होती है, ये नीचे आके ये जो पार्ट है ये दुर्बलता मंडल में गल जाती है, तो ये भी मैग्मा बन जाती है। उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में, 2 दिन का हमारा क्लास होगा। यहाँ पे सिर्फ हम समझ लेते हैं कि जो अर्ध तरल होता है वो क्या होता है, मैग्मा ही होता है। तो जब ये क्रस्ट हमारा घूम रहा होता है, प्लेट हमारा घूम रहा होता है, तो ये दोनों क्रस्ट जो है लोअर और अपर वाले में क्या होता है कि घर्षण होने के कारण जब ये घूमते हैं तो घर्षण होता है। उस घर्षण से क्या होता है कि इसके अंदर स्फीनोस्फीयर में ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा कैसी होती है, टेम्परेचर पैदा करती है, यानी कि क्रस्ट के घूमने के कारण, चलने के कारण फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन से स्फीनोस्फीयर में टेम्परेचर बनता है और वो टेम्परेचर काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। उसी टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। क्या होता है स्फीनोस्फीयर में, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो इसी क्रस्ट का जहाँ पे कमजोर पार्ट होगा क्रस्ट का, उसको क्या करेगा कि यह तोड़ देगा। क्या करेगा, ऐसे तोड़ देगा, और तोड़ करके ये क्या होगा, ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा। क्या, ये मैग्मा। और जब यही मैग्मा बाहर निकलेगा तो इसको बोलेंगे लावा। ठीक है, जब ये स्फीनोस्फीयर यानी कि धरती के अंदर है तो इसको मैग्मा बोलेंगे, और जब यही मैग्मा बाहर निकलेगा तो उसको लावा बोलेंगे। जब यह लावा बाहर निकलेगा तो काफ़ी 2 चीज़ें यहाँ से हम प्रूफ करेंगे कि प्रेशर यानी कि दाब और घनत्व यानी डेंसिटी और टेम्परेचर, तीनों यहाँ पे हम परीक्षण कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, जब यह मैग्मा बाहर निकलेगा तो लावा हो जाएगा, और ये जब इसको तोड़ के निकलेगा, क्रस्ट को तोड़ेगा तो बहुत बड़ा धमाका होगा, तभी तो तोड़ के निकलेगा। तो धमाका होने का मतलब क्या होगा कि पृथ्वी के अंदर जो है दाब बहुत ज़्यादा है, तभी उसको प्रेशर दिया है, और प्रेशर के कारण वो फट गया है। तो ये फटने के कारण क्या होगा कि बाहर आएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि अंदर जो है प्रेशर पृथ्वी के अंदर ज़्यादा है, और जब ये मैग्मा बाहर निकलेगा तो बाहरी टेम्परेचर से ये मैग्मा जो है बहुत ज़्यादा तप्त होगा, गर्म होगा। यानी कि इससे हमें ये भी पता चलेगा कि अंदर जो है टेम्परेचर बहुत हाई है। बाहर का टेम्परेचर तो हम मेजर कर सकते हैं, अंदर का कैसे करेंगे, जब यह मैग्मा के पदार्थ ऊपर जाएंगे तो उसका हम परीक्षण करेंगे, तब पता चलेगा कि वो अंदर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इससे 2 चीज़ें आप देख रहे हैं, टेम्परेचर का पता चल गया और आपका प्रेशर का पता चल गया, और डेंसिटी कहीं ना कहीं हाई हो रही होगी। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी हाई होगी। तो इससे हमें लावा के निकलने से, ज्वालामुखी के निकलने से हमें यह पता चलता है कि अंदर में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान गए। अब देखिए इसमें क्या है ना कि कुछ डिसकंटिन्यूटी जो है कुछ दिया गया है ना। डिसकंटिन्यूटी क्या है, एक लेयर का, हर एक लेयर को अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजा है, तो उसको किस डिसकंटिन्यूटी से हम जानते हैं, क्या नाम है, उसी नाम को हमें यहाँ पे लिखना है।
तो सबसे पहला है कोर्नाड असंबद्धता है, असंबद्धता यानी कि इसको डिसकंटिन्यूटी इसी को बोलते हैं। ठीक है, कोर्नाड के बाद है आपका ये वाला मोहो। क्या है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो के बाद आपका हो गया कोर्नाड, हो गया मोहो, हो गया रिपेटी। यहाँ पे रिपेटी डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता हो गया। फिर यहाँ पे हो गया कोर्नाड, मोहो, रिपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। यहाँ पे गुटेनबर्ग और यहाँ पे लेहमैन असंबद्धता। ये सभी वैज्ञानिकों ने उस लेयर का पता लगाया है, जिस वैज्ञानिक ने जिस लेयर का पता लगाया है उसके सामने मैंने लिख दिया है। यानी कि इनर कोर और आउटर कोर के बीच जो असंबद्धता पाया जाता है उसे लेहमैन कहते हैं। आउटर कोर लोअर मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाया जाता है उसे गुटेनबर्ग कहते हैं। लोअर मेंटल अपर मेंटल के बीच में जो पाया जाता है असंबद्धता उसको रिपेटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में जो पाया जाता है उसको मोहो कहते हैं। और आपके जो स्टेनोस्फीयर या फिर इसको हटा दीजिए, लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में जो पाया जाता है उसको कोर्नाड असंबद्धता कहते हैं। तो ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर है पृथ्वी का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये स्वेस का वर्गीकरण था जिसको हम लोगों ने देखा पहले वाला, और फिर पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता चला होगा। एक हम देख लेते हैं, लास्ट हमारा है कि भूकंप के कारण भी, हालांकि भूकंप का हमारा स्पेशल क्लास होगा, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं कि भूकंप के कारण भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है और मान लेते हैं कि यहाँ पे भूकंप आया है, यानी कि जिस बिंदु पे भूकंप उत्पन्न होता है, जिस बिंदु पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम लोग फोकस। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। जहाँ पे भूकंप उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पे शुरू हुआ है भूकंप, जहाँ से मतलब उत्पन्न हुई है उसको फोकस बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? भूकंप अधिकेंद्र। और जहाँ से भूकंप निकली है और जहाँ पे भूकंप की तरंगे महसूस किया गया है, यानी कि जहाँ पे धरातल पे भूकंप जहाँ पे महसूस किया गया होगा, जहाँ पता चला होगा कि हाँ यहाँ पे हिल रहा है, जहाँ पे भूकंप की तरंगे पहुंची होंगी, जहाँ पे भूकंप की तरंगे पहुंचेंगी वहीं हमें पता चलता है कि यहाँ पे भूकंप आया है। यानी कि जहाँ उत्पन्न हुई, उत्पन्न होने के बाद जहाँ पे तरंगे पहुंचेंगी उसको बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे भूकंप महसूस किया जाएगा उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? ईपी सेंटर। यानी कि जहाँ पे भूकंप की तरंगे महसूस की गई है उसको ईपी सेंटर बोलते हैं। जहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ है उसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, दो चीज आप जान गए। फिर देखिए इसमें क्या समझना है, यह भूकंप की तरंगे हमें बताती है कि किधर ठोस है, किधर द्रव है और किधर गैस है। यानी कि इससे भूकंप की तरंगे हमें बताती हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। वो कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। जैसे ये तो आप समझ गए, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक और फिगर। ये पृथ्वी की फिगर है। ठीक है, तो आपको पता है कि मिडिल सेंटर में यहाँ पे पृथ्वी का जो है अपना दो और लेयर है, पहला लेयर, दूसरा और ये तीसरा लेयर। तो इसको समझेंगे, जो हमारा भूकंप जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती हैं प्राथमिक वेव यानी प्राइमरी वेव, और एक होता है सेकेंडरी वेव, और तीसरा होता है लॉन्ग वेव। यानी लॉन्ग वेव चाहे लव वेव, लव नाम के व्यक्ति ने इस लॉन्ग वेव को खोजा था, पता किया था या बताया था। तो ये तीन वेव हैं, यानी तीन तरंगे निकलती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातली। इसको बोलेंगे प्राथमिक, इसको बोलेंगे द्वितीयक तरंगे और इसको बोलेंगे धरातली तरंगे।
ठीक है, 1 2 3 ये दोनों तीनों का हिंदी हो गया, यानी प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव, यानी लॉन्ग वेव को लव वेव भी बोलते हैं। अब देखिए, जो प्राइमरी वेव है वो तीनों में चलती है। ये जो है ठोस में भी चलती है इसकी तरंगे, द्रव में भी चलती है और गैस में भी चलती है। ये जो सेकेंडरी वेव जो तरंगे हैं यह सिर्फ कहाँ चलती है, ठोस में चलती है, ठीक है। और ये जो है धरातल पे सिर्फ चलती है, कहाँ पे, भूपर्पट्टी पे, धरातल पर ही चलती हैं। जो लॉन्ग वेव है वो सिर्फ धरातल पर ही चलती है। कैसे चलेंगे उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्राइमरी वेव का जो चलने की दिशा होता है, जो प्राइमरी वेव चलते हैं, प्राइमरी वेव यानी कि प्राथमिक तरंगे जो हैं और इनके चलने की जो कणों की जो दिशा होती है, आप इसको एक और चीज लिख लेंगे, प्राथमिक वेव को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग भी बोलते हैं, इसको अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। सेकेंडरी वेव को अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, इसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो समझ पाएंगे इसको अच्छे से। लॉन्ग वेव जो है धरातल, यानी कि ये इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग वेव, यानी कि धरातलीय तरंगे, ये यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए, पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, वैसी तरंगे जिस तरंग के कण जो है, यानी कि तरंग के कण का जो कंपन होता है तरंग के दिशा में होती है, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग क्या कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंग वो तरंगे हैं जिसके तरंग की कंपन की जो दिशा होती है वह तरंग के दिशा में होती है, यानी कि जिस तरफ तरंगे चल रही होती हैं उसी तरफ, उसी दिशा में तरंगों का कंपन का दिशा होता है। उसी तरीके से अनुप्रस्थ तरंग जो है ये क्या होता है, इनके तरंगों के कंपन की जो दिशा होती है तरंग के चलने के लंबवत होती है, ठीक है, उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दोनों तरंगे अलग अलग हैं, यह जो ठोस में चलेगी ये द्रव में और ये धरातल पे चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। पहले यहाँ से हम पहले ड्रॉ करते हैं ऐसे। आपने ये बहुत बार फिगर किताब में देखा होगा कि ये कैसे तरंगे भूकंप की चलती हैं, ठीक है। और लास्ट जो है यहीं तक आएंगे ये, है ना। इसके आगे कौन सी तरंगे जाएंगी उसको भी हम देखेंगे। अब देखिए, ये जितनी ब्लैक वाली मैंने खींची है तरंगे, ये पी तरंगे प्राइमरी है। क्या है ये प्राइमरी वेव्स है, ये प्राइमरी वेव्स है, ठीक है। इसके बाद हमारी आएंगी ये धरातलीय तरंगे, एस तरंगे, ये हमारी जो है एस तरंगे जो है रेड वाली है। ये कौन सी है, एस तरंगे रेड वाली है ना, ये एस तरंगे है। तो देखिए, एस तरंगे अब अंदर नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि ये ठोस में ही चलती है। कहाँ चलती है ये सेकेंडरी तरंगे जो है, एस तरंगे, वो ठोस में ही चलेंगी, गैस में नहीं चलेंगी, और गैस के अलावा द्रव में भी नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे पृथ्वी के अंदर ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है, उसमें नहीं चलती है। लेकिन पी तरंगे तो भाई चलेंगी, पी तरंगे तीनों में चलेंगी। यानी कि यहाँ से जो पी तरंगे यहाँ पे आ रही है वो ऐसे आएंगी और यहाँ पे फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे आएंगी। और ये जो आप तरंगों के घूमने का, यानी कि ये जो तरंग डाइवर्ज हो रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसका कारण यही है कि हर एक लेयर में जो है घनत्व तो अलग अलग है, जिसके कारण तरंगे इधर उधर भाग रही हैं। इससे यही पता चलता है कि तरंगे सीधी नहीं चल करके वो टेढ़ी क्यों चल रही हैं, क्योंकि हर एक लेयर का घनत्व तो अलग है। तो हमें शुरू में ही हमने बात किया था कि पृथ्वी के हर एक लेयर का घनत्व तो अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। ये पी तरंगे हैं, यानी कि पी तरंगे के पास शक्ति है कि वो तीनों में चल सकता है, गैस में भी, द्रव में भी, ठोस में भी। तो आप देख रहे हैं ये तीनों में चल रही है। एस तरंगे जो है, यहाँ पे जो हमने एस तरंगे जो रेड वाली डाली है, यह सिर्फ किस में चलेगी, ठोस में। यानी कि एस तरंगे नीचे नहीं आ रही, इससे हमें यह पता चल रहा है कि पृथ्वी के कोर में गैस भी है और द्रव्य भी है, यानी कि सिर्फ एस तरंगे ठोस के तरफ ही चलेंगी। क्लियर। और पी तरंगे देख रहे हैं आगे तक पार कर गई, इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे जो है पृथ्वी के कोर में ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। आप इस फिगर से समझ रहे हैं।
तो जो P और S वाली तरंगे जो ऊपर तक जो मुड़ जाती है, जो S तरंगे है वो 105 डिग्री से 105 डिग्री तक ही रहती हैं, और जो नीचे कोर को पार करके जो P तरंगे आती हैं वह 145 डिग्री से 145 डिग्री तक चलती है। ये चीज हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो इस फिगर से हमें यह पता चल रहा है कि किधर एस को तरंगे जा रही हैं, किधर पी जा रही है, यानी पी चारों तरफ जा रही है, यानी कि हमारे पृथ्वी के अंदर ठोस, द्रव और गैस सभी चीज मौजूद है। और एस तरंगे जो है यहाँ पे मेंटल से ही घूम जा रही है, इधर ऐसे घूम जा रही है, नीचे नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है ठोस ऊपर में है और अंदर में गैस है। इस फिगर से हमें यही पता चलता है, इस तरंगों के चलने से हमें यह पता चलता है कि कहाँ पे ठोस है, कहाँ पे द्रव है और कहाँ पे गैस है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है छाया क्षेत्र। अब देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे जाएं यहाँ पे, तो एस छाया क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे एस मौजूद नहीं होगा उसको हम उसका छाया क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए एस यहीं तक 105 तक है और यहाँ भी 105 तक है, यानी कि 105 से लेकर 105 तक एस छाया क्षेत्र होगा। क्या होगा? एस तरंग छाया क्षेत्र, ठीक है। जहाँ पे एस नहीं मौजूद है वो उसकी छाया क्षेत्र हो जाएगी। उसी तरीके से इन दोनों के बीच देखिए, इन दोनों के बीच जो है क्या है, एस और पी मौजूद नहीं है। क्या है इसमें? कहीं पे देख रहे हैं यहाँ पे ना इधर एस है, ना इधर तरंगे हैं, ना इधर कोई तरंगे हैं। तो कौन सी तरंगे? एस और प्लस पी दोनों तरंगे यहाँ पे नहीं है, यानी कि 105 से 145 डिग्री तक एसपी तरंग छाया क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पी तरंग छाया क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो 105 से 145, 105 से 145। उसी तरीके से यहाँ इस तरंगे भी नहीं है, तो इस तरंग का भी छाया क्षेत्र कितना होगा? 105 से 145, ठीक है। आप इसको रिवीजन कीजिएगा, क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी, हालांकि जितनी चीज मैंने बोला है उस पर ध्यान देना है और उसको भी नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं इतना लिख नहीं सकता हूँ वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हमारा इसी तरीके का बेहतर कंसेप्ट के साथ हम लोग क्लास लेके आएंगे। तब तक आज के लिए धन्यवाद।